औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हमारा लेक्चर नंबर 53 है और आज के लेक्चर में हमने 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। इनमें से कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले हैं जो ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, और कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड फार्मूले हैं जो कि आप लोगों ने अब इंटीग्रेशन के जो फार्मूले पढ़े थे उसके अलावा कुछ न्यू दो तकरीबन फार्मूले और मैंने शामिल किए हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, अब फर्स्ट आप देखें, आप इस फार्मूले से फेमिलियर हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है वो फार्मूला है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन किया था। उसमें आपने पढ़ा था cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा था cos 2x का, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस फार्मूले को रीराइट करके हम यूँ लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद cos 2x के लिए एक तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। अब ये दोनों फार्मूले उस वक्त यूज़ होते हैं जब आपने को कोई क्वेश्चन इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है और क्वेश्चन अगर आपका है cos स्क्वायर x, इंटेग्रल में cos स्क्वायर x आ रहा है तो आप उसकी जगह लिख सकते हो cos 2x प्लस 1। या किसी जगह पे अगर आपने इंटीग्रेट करना है और वहाँ पे cos 2x की कोई एक्सप्रेशन आ गई या आपको उसको सॉल्व करना है तो तब भी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेट करने के लिए साइन स्क्वायर x आ जाता है तो हम साइन स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को अगर हम इस साइड पर लें, ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि स्क्वायर ख़त्म होके वैल्यू जो है वो एंगल के मल्टीपल्स में आ जाएगी। और आपको पता है कि cos 2x को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos 2x का इंटेग्रल होता है sin 2x बाई 2, जबकि sin स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटेग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले बार बार हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 2 sin p cos q इज इक्वल टू sin p प्लस q प्लस sin p माइनस q। ये आपको अगर याद हो, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे कि अगर आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में साइन और कॉज आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको सम की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करते थे। मे बी आपने वहाँ पे 2 sin अल्फ़ा कॉज बीटा के नाम से ये फार्मूला पढ़ा हो, तो चाहे आप उसे अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख लें या पी क्यू की फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, फिफ्थ देखें, अगर कॉज पहले आ रहा है 2 cos p sin q तो दैट इज़ इक्वल टू sin p प्लस q माइनस साइन पी माइनस क्यू। ठीक है, ये तो आपके जो फार्मूले हैं फर्स्ट 5 फार्मूले ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं, और उसके बाद एक 8 और 9 भी ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। 8 में आपको दिया हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप सीकेंट स्क्वायर एक्स को यूँ भी लिख सकते हो, और सीकेंट इसका मतलब क्या है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो अब असल में ये बात है कि जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं उसमें आपके पास टेन स्क्वायर एक्स के लिए कोई फार्मूला नहीं है, आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटेग्रल हमने पढ़ा है कि इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में टेन स्क्वायर एक्स आ रहा हो तो हम उसकी जगह सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का भी हम इंटेग्रल निकाल सकते हैं और 1 का इंटेग्रल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से कॉट स्क्वायर एक्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था कोसीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला उस वक्त यूज़ होता है जब क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर एक्स आ रहा हो तो और आप उसको कोसीकेंट में चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, उसके अलावा दो जो फार्मूले हैं 6 और 7, ये इंटीग्रेशन के ही दो नए फार्मूले हैं जो आप लोगों ने जो पहले फार्मूले किए थे उनमें नहीं पढ़े। 6 देखें, इसमें आपको दिया हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आपको फार्मूला पता है कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटेग्रल निकालें तो वो इक्वल होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है,
तो देयरफॉर इंटेग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब अगर कहीं क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है इंटेग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम उसकी जगह डायरेक्ट पुट कर देंगे कि दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। और एक और बात कि अगर आपके पास इंटेग्रल लेना है और उसमें सिर्फ 1 आ रहा है, इंटेग्रल 1 dx, तो इंटेग्रल 1 dx इज इक्वल टू x, ठीक है। 1 का इंटेग्रल x होता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी प्लस c। अब ये फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व होने हैं। अब गर्ल्स आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट वो दिया हुआ है इंटेग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है। इसमें आपको अंडर रूट प्लस अंडर रूट की फॉर्म दी हुई है। तो अच्छा गर्ल्स एक और बात, इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेरिवेटिव के हवाले से हमें किसी टाइप का भी फंक्शन दिया हुआ होता था हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेते थे, लेकिन इंटेग्रल थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटेग्रल में आपको जो फॉर्मूले दिए हुए हैं हमने वो ही यूज़ करने हैं। अगर ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमारा डिफरेंट आ गया है जिसका डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला मौजूद नहीं है, तो हम उस क्वेश्चन के ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके अब वो हम क्वेश्चन को ही देख के बता सकते हैं। अगर तो वो जैसे इस टाइप का फंक्शन है 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो जहन में आइडिया आता है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइज करके, तो हम रैशनलाइज कर लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, तो वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके उसको पहले उस फॉर्म में लेके आएंगे जिसका इंटेग्रल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा था जिसमें 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का इंटेग्रल निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अब ऊपर तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ गया और डिनोमिनेटर में जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये a प्लस बी ए माइनस बी वो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो आपने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया x प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। इस ब्रैकेट को भी अगर हम ओपन करते हैं तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी डी इंटेग्रल डी एक्स। अच्छा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसका इंटेग्रल फाइंड आउट हमने नहीं किया, तो स्टार्ट में इंटेग्रल और आखिर में डी एक्स ये आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच के अब देखें a माइनस बी इज़ अ कॉन्स्टेंट, इसमें तो कोई x नहीं आ रहा, तो जो भी कांस्टेंट आपके होता है पास होता है वो इंटेग्रल से बाहर निकल जाता है। तो 1 बाय ए माइनस बी इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। अब आपके पास रह जाएगा इंटेग्रल ऑफ एक्स प्लस ए माइनस इंटेग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। अब ये दो फंक्शंस के डिफरेंस की फॉर्म आ रही है, यानी आपस में माइनस हो रहे हैं, तो हम अलग अलग इनका इंटेग्रल ले लेते हैं और होल ब्रैकेट लगा दी है क्योंकि 1 बाई ए माइनस बी दोनों के साथ आएगा, ठीक है। अब देखें x प्लस ए की पावर 1/2 ये असल में बन जाता है क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर आपके पास ये फॉर्म आ जाए जो आपने पहला फार्मूला पढ़ा था ax प्लस बी होल रेज टू पावर n, तो आपने क्या पढ़ा था रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और जो x का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है इसलिए इसके डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1 के साथ सिंपल 1 मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली x प्लस बी रेज पावर 1/2 का इंटेग्रल हो जाएगा x प्लस बी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें गर्ल्स, 1/2 प्लस 1 का मतलब है 3/2, इधर भी 3/2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 की जगह 3/2 आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों में 3/2 आ रहा है इसलिए ये भी बाहर आ जाएगा, और अगर मैं इसको लिखूँ तो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। तो अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आंसर में ऐड कर लें। अच्छा गर्ल्स, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है इसमें दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटेग्रल, इसका आपने फाइंड आउट करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसका इंटेग्रल फाइंड आउट नहीं कर सकते। और गर्ल्स एक बात ये याद रखें, आप बेशक अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लें कि क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल, ठीक है, दीज आर नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए जो क्वोशिएंट और रूल और प्रोडक्ट रूल आप लोगों ने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन बेशक कर लें कि क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, वी हैव discussed this rule in case of differentiation. These two rules does not hold in case of integration. अब इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई क्वोशिएंट रूल नहीं है कि अगर हमारे पास बाई की फॉर्म में वैल्यू आ रही है तो हम उसके लिए कोई फार्मूला अप्लाई करें। तो बेस्ट थिंग क्या है कि हम इसको पहले किसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने का एक तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है न्यूमरेटर में भी हम एज इट इज़ वही वैल्यू बनाने की कोशिश करें। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम न्यूमरेटर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लेके आना चाहते हैं। तो हम ये करते हैं कि 1 ऐड भी कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम 1 ऐड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1, ये तो 1 एज इट इज़, +1 -1 और माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में सेकंड में माइनस का निशान कॉमन ले लूँ, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे क्या रह जाता है 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये दो इंटेग्रल्स बन गए। फर्स्ट इंटेग्रल में से तो हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा इंटेग्रल 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इसमें देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इंटेग्रल 1 dx। अब गर्ल्स हमने फार्मूले ये दोनों पढ़े, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटेग्रल इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ x और माइनस x प्लस सी। 1 का इंटेग्रल हमने पढ़ा था कि x होता है, तो आपके पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन क्योंकि कुछ डिफरेंट था इसलिए ये मैंने आपको खुद से करवा दिया। अब गर्ल्स नेक्स्ट आप देखें, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें cos 2x इन्वॉल्व हो रहा है, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हम कहाँ पे उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है। देखिए गर्ल्स यहाँ पे आ रहा है इंटेग्रल, क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट में, इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x। अब अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x है, इसका लिए तो हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ कि अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x आ रहा हो, तो हमने क्या करना है, ठीक है, डेरिवेटिव के रूल्स सिर्फ डेरिवेटिव पे अप्लाई होते हैं, वो तो डिफरेंट इंटीग्रेशन पे नहीं अप्लाई हो सकते। तो अब इसका मतलब है कि वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन सो दैट वी कैन इंटीग्रेट इट। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं, हमने एक फार्मूला, मैंने स्टार्ट में जो फार्मूले आपको पढ़ाए हैं उस पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो हम ये यूज़ करके 1 माइनस cos 2x को लिख देते हैं 2 sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x तो क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म है इसलिए ये sin x आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडर रूट 2 को आप इंटेग्रल से बाहर निकाल सकते हो बिकॉज अंडर रूट 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट। sin x का इंटेग्रल होता है cos x माइनस cos x, तो आपके पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 cos x प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में कोई इस तरह की वैल्यू आ रही हो कि आपके पास इस तरह की वैल्यू आ रही हो कि आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस cos x आ रहा है या अंडर रूट में 1 प्लस cos x आ रहा है, तो हम इन फॉर्मूलों को यूज़ में लाएंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताएं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देखें, ये भी डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, बाकी क्वेश्चन से। अब गर्ल्स ये देखें, इसमें 2 दफ़ा आ रहा है cos 3x sin 2x। अच्छा गर्ल्स यहाँ आखिर में dx भी आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंड पे लिख लें, ठीक है, एक मिनट। अच्छा गर्ल्स यहाँ पे dx आएगा, इंटेग्रल cos 3x sin 2x dx। ठीक है, और ये गर्ल्स याद रखें कि स्टार्ट में इंटेग्रल का साइन और एंड पे dx अगर हम लगाएं तो ये कंप्लीट
इंटीग्रेशन के ऑपरेशन को शो कर रहा होता है। तो इसको अब हमने अगर करना है तो देखिए ये उस तरह की फॉर्म नहीं बन रही है cos p sin q, ठीक है। इसमें अब हमने क्या करना है कि अब उस फार्मूले में 2 भी आ रहा होता है, यानी कि 2 cos p sin q, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो आपके पास आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया 2 cos 3x sin 2x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। यानी हमने ये यहाँ ऑपरेशन किए। अब आप 2 cos p sin q को लिख सकते हो sin p प्लस q माइनस sin p माइनस q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये फार्मूला मैंने यूज़ कर लिया है 2 cos p sin q इज इक्वल टू sin p प्लस q माइनस sin p माइनस q। अब ये आपके पास क्या बन गया sin 5x माइनस sin x, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट अलग अलग कर दें क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा sin 5x का आ जाएगा माइनस cos 5x बाय 5 और माइनस cos sin सिंपल sin x का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस cos x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें और एंड पे आप c ऐड कर दें, तो ये इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है गर्ल्स। अच्छा गर्ल्स अब ये है कि ये मैंने आपको जो मुझे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स दिए हुए हैं उनमें जो पार्ट मुझे डिफरेंट लगे हैं और मुझे लगा है कि ये मुझे आपको समझाने चाहिए वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं 1-2 फार्मूले बताना चाहती हूँ जो कि न्यू फार्मूले हैं, ठीक है। इस उनसे भी रिलेटेड 1 या 2 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसके पार्ट्स में। तो हम पहले वो फार्मूले देख लेते हैं। आप निकाल लें बुक का पेज नंबर 127। इधर हमने पढ़ा था थ्योरम्स ऑन एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़े थे। इसमें हमने फर्स्ट 2 फार्मूले पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो आप लोग देखें। अच्छा गर्ल्स, नेक्स्ट जो फार्मूले हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर n f डैश ऑफ x एंड f ऑफ x रेज टू पावर -1 f डैश ऑफ x, इन दोनों के ये 2 फार्मूले आपको यहाँ पे बेसिकली दिए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं इसलिए आप लोग इनको ध्यान से देख लें। पहला फार्मूला क्या है, इंटेग्रल f ऑफ x रेज टू पावर n f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, ये फार्मूला है। और इस फार्मूले में n इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। यानी आपके पास क्या इसमें दिया हुआ है कि अगर एक फंक्शन है उसकी पावर में n आ रहा है और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका इंटेग्रल इक्वल होता है f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। और इसमें n इज़ नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब है कि यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए उस वक्त सिर्फ ये फार्मूला, n की कोई भी और वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ये आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेकंड नंबर का मैं आपको कल बताऊंगी। अब पहला देखें, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें इस फंक्शन का f ऑफ x रेज पर n प्लस 1 और वो यही फंक्शन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का इंटेग्रल ये f ऑफ x रेज पर n प्लस 1 है, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो है दैट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम इस तरह से करते हैं कि डेरिवेटिव ले लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव अगर हमने लेना है तो बाय पावर रूल हम लिख सकते हैं n प्लस 1 f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू f डैश ऑफ x, ठीक है। तो ये मैंने डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ कर लिया है कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 इज़ इक्वल टू n प्लस 1 f ऑफ x रेज टू पावर n f डैश ऑफ x, ठीक है। इसको अब अगर हम दोनों तरफ इंटेग्रल ले लें, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ इंटेग्रल लेते हैं तो जिस साइड पे आपके पास d बाई डी एक्स आ रहा है, ये तो इंटेग्रल का साइन जब आएगा ये क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेटर्स हैं, इंटेग्रल और डेरिवेटिव ये एक दूसरे के f को कैंसिल कर देंगे, आपके पास सिंपल रह जाएगा f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1।
और क्योंकि दूसरी साइड पे कोई इंटेग्रल का भी साइन नहीं था और ना ही डेरिवेटिव का था, यहाँ पे इंटेग्रल का सिंबल आ जाएगा, इंटेग्रल स्टार्ट में और एंड पे dx। और फिर क्योंकि ये इंटेग्रल हम ले रहे हैं तो इसमें प्लस c यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। अब आपके n+1 इज़ अ कांस्टेंट, इसको हम इंटेग्रल से बाहर निकाल देते हैं और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल f(x) raised to power n f(x) dx इज इक्वल टू f(x) raised to power n+1 प्लस c। अब हम n+1 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये आ जाएगा, इंटेग्रल f(x) raised to power n f(x) dx, और यहाँ पे आ जाएगा f(x) raised to power n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो ये फार्मूला हमने प्रूव कर लिया। प्रूफ भी इसका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पेपर में एज आ सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन एटलीस्ट जो है ना आ सकता है कि इस फार्मूले को प्रूव करें, लेकिन बेसिकली इफ प्रूफ के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब गर्ल्स आप देखें कि एग्जांपल यहाँ पे जो आपको दी हुई है, एग्जांपल्स में ये किस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये पेज नंबर 128 पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें आपकी ये अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला। अच्छा, हम एग्जांपल्स को एक नज़र देख लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है x+1 x-3, इसका इंटेग्रल आपने लेना है। इसमें तो आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर आपने इनका अलग अलग इंटेग्रल ले लिया और उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल है। सेकंड आप देखें जो एग्जांपल है, यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। आप देखें आपको दिया हुआ है इंटेग्रल x√(x² - 1 dx, ठीक है। अब x² - 1 इसका मतलब है ये बन रहा है x² - 1 की पावर 1/2। अब अंदर जो फंक्शन है पावर को छोड़ के अगर हम अंदर देखें x² - 1 तो इसका डेरिवेटिव बनता है 2x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और बाहर वो वैल्यू डिवाइड भी कर देते हैं। अच्छा गर्ल्स, अब देखें ये फंक्शन है 2x² - 1, साथ इसका डेरिवेटिव हमने कंप्लीट कर लिया जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। f(x) इज इक्वल टू x² - 1, इसका डेरिवेटिव बनता है 2x। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये आपके पास आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, f(x) raised to power n+1। अब यहाँ पे n की क्या वैल्यू है, 1/2, ठीक है। 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया f(x) raised to power 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताती हूँ जो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है, इंटेग्रल ln(x) मल्टीप्लाई बाय 1/x dx, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि f(x) अगर हम ln(x) ले लें तो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, यानी ये फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो आप इस तरह से करें कि हम ले लेते हैं हेयर f(x) इज इक्वल टू ln(x) एंड f(x) इज इक्वल टू 1/x। अब ये फंक्शन है, इसकी पावर क्या आ रही है, अगर कोई भी पावर नहीं गिवन तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है। तो ln(x) की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय उसका डेरिवेटिव, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ln(x) रेज़ टू पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ठीक है। ये बन गया ln(x) का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी जगह जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है f(x), हम f(x) ही लिखें। हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि x² - 1 यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, फिर इसे लिख दें कि ये x² - 1, ये यहाँ पे भी इन्होंने ना साइन भी गलत कर दिया, x² - 1 होगा यहाँ पे करेक्शन कर लें, यहाँ पे x² - 1 है, ये x² - 1 की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप इसमें क्वेश्चन में करेक्शन भी कर लें। अब एक फार्मूला इससे रिलेटेड और है, वो आपका है, वापस आए पेज नंबर 127 पे, क्योंकि इस फार्मूले में ये कहा हुआ है कि अगर n की वैल्यू -1 होगी तो ये फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। अगर n की वैल्यू -1 हो तो सेकंड फार्मूला यूज़ होता है, इंटेग्रल f(x) रेज़ टू पावर -1 f(x) dx इज इक्वल टू ln(f(x) प्लस c। यानी अगर आपके पास फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव है लेकिन फंक्शन की पावर -1 आ रही है
तो उस सूरत में वो इक्वल आ जाता है ln ऑफ f ऑफ x प्लस सी। अब आप n+1 डिवाइडेड बाय n+1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वो आपके पास है एग्जाम्पल्स में, अगर हम देखें तो ये आपको दिया हुआ है इसका 4th पार्ट 129 पेज पे, 1 बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अंडर रूट ऑफ x। अच्छा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इसको अगर हम ऊपर ले आएँ तो ये आपके पास बन जाता है अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 रेज टू पावर -1। अब इन्होंने कह दिया कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो बनता है 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ x, यानी यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम 2 को इस साइड पे ले आएँ तो ये बन जाता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ x इज़ इक्वल टू 2f डैश ऑफ x, ठीक है। तो हम इन्होंने 1 बाय अंडर रूट ऑफ x की जगह पुट कर दिया है 2f डैश ऑफ x, और 1 बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 को लिख दिया f ऑफ x रेज टू पावर -1, ठीक है। यहाँ से 2 बाहर निकाल लें, ये आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल f ऑफ x रेज टू पावर -1 f डैश ऑफ x। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि दिस इज़ इक्वल टू ln ऑफ f ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो आप इसको भी बिल्कुल इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि आप इसको, ये हमारे पास f ऑफ x है, यानी अगर हम इसको ऊपर ले आए अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, दिस इज़ f ऑफ x, और ये उसका साथ डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे f ऑफ x रेज़्ड टू पावर -1 f डैश ऑफ x अगर हमारे पास आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं ln ऑफ f ऑफ x प्लस c, ठीक है। अब आप बाकी पार्ट्स जो हैं वो सिंपल हैं, कुछ में रैशनलाइजेशन करनी है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है एग्जाम्पल का, इसमें रैशनलाइज करना है। इससे नेक्स्ट जो पार्ट है इन दोनों में आपने सिंपल, आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही अप्लाई किए हुए हैं। तो एक तो गर्ल्स आप लोगों ने ये देख लेना है एग्जाम्पल्स, और दूसरा आपने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके पार्ट्स कंप्लीट करके देखने हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर लें और मुझसे पूछ लें, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूँगी, ठीक है गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।